बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने लगे हैं तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और उनके साथ आई बिलीव उनके जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो कि इस वक्त उनकी एयरफोर्स के साथ थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने ईरान के ऊपर हमले के हवाले से जो है वो अपनी डिटेल्स बताई हैं। पहले मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में पहले मैं आपको वो डिटेल्स थोड़ी सी जो है वो बता देता हूँ कि उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने ये हमला जो है वो ईरान के ऊपर किया। तो उनका कहना ये था कि सबसे पहले तो उन्होंने एक डाइवर्जन जो है वो क्रिएट की। डाइवर्जन ये क्रिएट की कि पैसिफिक की तरफ से, यानी कि जहाँ पे उनका गुआम है, जहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, चाइना आता है, ताइवान आता है, वहाँ से उन्होंने कुछ अपने B-2 बॉम्बर जो हैं उनको लॉन्च किया, 2-3 की तादाद में। लेकिन वो बेसिकली कहते हैं कि ये हमने एक डिसेप्शन जो है वो क्रिएट की थी, ताकि अगर हमारे एनिमी को पता भी लग जाए तो हमारा एनिमी जो है वो ये समझे कि अमेरिकन पैसिफिक की तरफ से अपने B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो भेज रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनका कहना ये था कि असल पैकेज जो है वो हमने ईस्टर्न सी बोर्ड से जो है वो सेंड किया था। अमेरिका का जो ईस्टर्न सी बोर्ड है, जहाँ पे उनका न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, और सारा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके ये 7 B-2 बॉम्बर जहाज गल्फ के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ से इन 7 B-2 बॉम्बर जहाज़ों, जिनके ऊपर दो दो GPU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं वो लदे हुए थे, उन B-2 बॉम्बर्स के साथ साथ अमेरिका के जो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के जहाज़ हैं, डेफिनेटली वो F-15EX जहाज़ों की बात कर रहे हैं और F-35 जहाज़ों की बात कर रहे हैं, वो पहले ईरान की एयर स्पेस के अंदर जाते हैं, जगह को सारे को स्वीप करते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि कोई ईरान का कोई फाइटर जेट तो इस वक्त हवा में नहीं है, अगर हवा में है तो वो पहले उसको जो है वो शॉट डाउन करते हैं, या ईरान का कोई अगर सरफेस जो एयर मिसाइल सिस्टम इस वक्त एक्टिवेट है और वो अपने रडार के ज़रिए से उनको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सबसे पहले तो उसको तबाह करें। फिर ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो ईरान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हों, क्योंकि ये जो GPU-57 बॉम्ब्स अमेरिकन ने फेंके हैं, ये कोई स्टैंड ऑफ वेपन्स नहीं है। ये ऐसे नहीं है जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर हमने जो एक दूसरे पे बॉम्ब फेंके थे, वो स्टैंड ऑफ वेपन्स थे, यानी कि 100 किलोमीटर दूर से फेंक दिया, 200 किलोमीटर दूर से फेंक दिया। ये इस तरह के बॉम्ब्स नहीं है। इनको फेंकने के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को ईरान की एयर स्पेस के अंदर जाना पड़ना था और वो गए। इसलिए सबसे पहले अमेरिकन ने ईरान की जो एयर स्पेस थी उसको अपने 4th और 5th जनरेशन के जहाज़ों से जो है वो क्लीन स्वीप किया है। फिर ये B-2 बॉम्बर्स ईरान की एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। खैर, एक और आपको बात बता दूं कि सिर्फ इसके अंदर ये F-15 जहाज़ शामिल नहीं होंगे, सिर्फ इसके अंदर ये F-35 जहाज़ शामिल नहीं होंगे, बहुत से ग्राउलर्स जो हैं वो यूज़ किए गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज़ यूज़ किए गए होंगे, और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया होगा। और जिस तरह से अमेरिका के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने बताया कि तकरीबन 125 के करीब जहाज़ टोटल इस मिशन में जो है वो हमने इस्तेमाल किए हैं। तो जिनके अंदर से 7 आप B-2 बॉम्बर्स निकाल दें तो बाकी आपका क्या ख्याल है, 120 जो हैं वो ये F-35 और F-15 फाइटर जेट से नहीं, और बहुत से जहाज़ इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जिनके अंदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, जिनके अंदर एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के भी जहाज़ हैं। दोबारा एनीवे, ये पूरा एक मिशन उन्होंने डिज़ाइन किया था, फिर उसको एग्जीक्यूट किया है। तो ये जो 7 B-2 बॉम्बर्स थे उनमें से पहले ने फोर्दो के ऊपर जाके तकरीबन 6 ये GPU-57 बॉम्ब्स फेंके हैं। एक जहाज़ ने नहीं, ये 6 फेंके। 3 जहाज़ों ने फोर्दो के ऊपर 6 GPU-57 बॉम्ब्स जो हैं वो फेंके हैं। फिर वो अस्फहान और नतांज की तरफ गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने टोटल इस मिशन के अंदर 14 GPU-57 बॉम्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, ये सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स का ऑपरेशन नहीं था, इस मिशन के अंदर अमेरिकन नेवी भी इस्तेमाल की गई है। और अमेरिकन नेवी जिसने B-2 बॉम्बर्स के ईरानियन एयर स्पेस में एंटर होने से पहले तकरीबन 24 टोमाहॉक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो फायर किए हैं। ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो हैं आई बिलीव अमेरिकन ने अपनी कुछ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से किए हैं, और कुछ ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स अमेरिकन ने अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन से किए हैं। तो इसके अंदर अमेरिकन नेवी भी इस्तेमाल हुई है। और ओवरऑल अमेरिका के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उनका कहना यह है कि हमने 75 मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो हैं, 75 म्यूनिशंस जिनके अंदर टोमाहॉक्स भी हैं, GPU-57 भी हैं, और बहुत से मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो उन्होंने ईरान पर फेंके हैं। तो ये इस पूरे मिशन की डिटेल है जो उन्होंने बताई है। बाकी अब हम ये बात करेंगे बिलाल भाई से कि जी ये जो आज काम किया है अमेरिका ने, अब ये जो अमेरिका ने एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है
उसको कंडक्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमले कर दिए हैं। तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? क्योंकि देखें, ईरान की तरफ से मैं एक जो यूनाइटेड नेशन में ईरान के मंदूब हैं उनका कहना ये था, अमेरिकन हमला है, ये अमेरिकन्स ने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस पे किया है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसके ऊपर भी कर दिया है, और ईरान के लोगों के ऊपर भी कर दिया है। तो वो तो इसको बड़ा ज़्यादा जो है वो एक बड़ी चीज़ ले रहे हैं। और अभी सुनने में तो ये आ रहा है कि ईरान अपना जो रिटेलिएशन है उसको सोच रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बिलाल भाई से ये पूछेंगे, ये जो फॉरदो की जो इनकी फैसिलिटी थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या इसको 6 GPU मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स जो हैं वो तबाह कर सकते हैं? क्योंकि कल परसों ही मैंने पढ़ा था कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि जिसके ऊपर एक पूरा पहाड़ है, और इस पूरे पहाड़ को पेनिट्रेट करने के लिए उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि दुनिया का कोई बॉम्ब भी, ख़ास तौर पे ये GPU 57 भी जो है वो उसको पेनिट्रेट ना कर सके। तो बिलाल भाई, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो अमेरिका का ये अटैक है उसकी सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे कि जो उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो अटैक किया, आपको जैसे पता है कि तस्वीरें शाया हो गई हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स आना शुरू हो गई हैं, जिसमें जो मेन तस्वीर आ रही है उसमें 3 आपको होल्स नज़र आ रहे हैं। और ये 3 जो होल्स हैं, ज़ाहिर बात है, अब जब कोई टारगेट करता है तो उन्होंने अपनी कोई एविडेंस भी देना होता है, और एविडेंस के तहत जो है उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि हमने ये 3 पेनिट्रेटिव जो बॉम्ब्स हैं ये डाल दिए हैं। और इसकी जो इम्प्लिकेशंस है, ईरानियंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक फिगर अगर आपको देखी जाए तो 3 बम्स के फेंकने से अब उसका असर कितना है, जैसे कि एक पहाड़ है उसके ऊपर, और वो फैसिलिटी कितनी डीप डाउन है ये तो एक्चुअल ईरानियंस को पता होगा। लेकिन ईरानियंस इसको कैसे प्ले कर रहे हैं, वो इसको इस तरह प्ले कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया है कि ये यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ वर्जी है। अब उसका डैमेज वो जो मर्जी हो, बेशक उन्होंने एक और भी बात कही थी कि उन्होंने उसको इवैक्यूएट करवा दिया था और वहां से काफ़ी चीज़ें थी जो उन्होंने रिमूव कर दी थी। और हत्ता कि आज सुबह एक ट्वीट आई थी जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कि एक तस्वीर थी जो सैटेलाइट से ही ली गई थी, जिसमें उनके ट्रक्स थे कोई 1-2 दिन पहले, और वो अपना सामान वगैरह वहां से लेके जा रहे थे। अब गॉड नोज उसमें क्या क्या वो चीज़ें होंगी, लेकिन यही कहने में आ रहा था कि उन्होंने ये सारी साइड जो है इवैक्यूएट करा दी। जो इस चीज़ में, इस फील्ड में काफ़ी इसमें डीप जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो एक और चीज़ भी बताते हैं कि लेट से अमेरिका ये करता है, ट्रंप जो है जिसने ये एक्शन लिया है, वो इस तरह करके दुनिया को दिखाता है कि भाई हमने तबाह कर दिया। अब चीज़ ये है कि अगर आप समझते हैं कि 2-3 महीने के लिए अगर ये वॉर चलती रहती है, उसमें आप हमला करते रहते हैं और ये चीज़ रुक जाएगी, होगा क्या? वो रुकेगी नहीं, क्योंकि ईरान ने एक साइड नहीं बनाई, उन्होंने काफ़ी साइड्स बनाई हुई हैं, और इस चीज़ को वो दोबारा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि उन्होंने ये इवैक्यूएट कर ली थी लोकेशन अपनी, लेकिन इवैक्यूएट तो आप इंसानों की कर सकते हैं ना, इवैक्यूएशन तो इंसानों की होती है। जो सेंट्रीफ्यूजेज अंदर उन्होंने लगाई हुई थी, या कोई और सामान था जिसके ज़रिए से वो यूरेनियम को एनरिच कर रहे थे, वो सारे का सारा सामान तो आप ट्रकों पर रख के नहीं एक दो 2-3 दिनों में जो है वो वहाँ से मूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। आई थिंक एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और एक इस चीज़ को पूछना भी पड़ेगा। आपके ख्याल से वॉर गेमिंग हर मुल्क करता है, और अमेरिका भी करता होगा, पाकिस्तान भी करता होगा, चाइना भी करते होंगे। आपके ख्याल से ईरान ने ये वॉर गेमिंग की होगी कि अगर हमारी न्यूक्लियर साइट्स पे वो अटैक करते हैं तो उसमें हमारे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आई एम श्योर उन्होंने की होगी। डेफिनेटली ये तो हर मुल्क ही करता है, और उन्होंने ये भी ध्यान में रखा होगा कि ये एक से ज़्यादा GPU 57 बॉम्ब जो हैं ये इस साइड के ऊपर फेंकेंगे। अपनी ट्राई तो अमेरिकन ने करनी है वो, और अब ईरानियंस को भी पता है कि अमेरिकन ये ट्राई ज़रूर करेंगे। और ईरानियंस के पास भी ये इंटेलिजेंस जो है वो होगी कि इस वक्त अमेरिकन के पास तकरीबन 11 से लेके 20 के दरमियान भी ये GPU 57 बॉम्ब्स जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि उनकी इन्वेंट्री के अंदर है। इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक मैसिव बॉम्ब है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला, और इसका यूज़ जो है वो बहुत कम है। लेकिन एक और बात याद रखें, क्या अमेरिका को ये GPU 57 बॉम्ब्स नॉर्थ कोरिया के लिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए होंगे। मेरा आपसे यही सवाल है, लेट्स पुट इट दिस वे। हम बात करें कि इधर आप क्या क्या चीज़ें सैल्वेज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप अपनी बचा सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं बचा सकते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बचा लेते हो। को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने जो बचाना होगा उन्होंने बचाने की कोशिश की होगी, जो नहीं बचा होगा सारी बातों के ऊपर डैमेज होता है। देखिए जंग में तो ये लॉसेस होते ही हैं आपको। इधर अब सवाल ये बनता है, जो हम नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, लेट्स से ये जो डिसीजन मेकर्स हैं ईरान के अंदर, उनके सामने सारी सूरत हाल होगी, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके सामने, कुछ वो रिलीज करेंगे, कुछ वो रिलीज नहीं करेंगे। अब वहां पे लेट्स से उस रूम के अंदर वो एक डिसीजन लेते हैं कि यार इन्होंने ये डैमेज किया है, इतना डैमेज बेरेबल है, इतना डैमेज बेरेबल नहीं है, इसका ये एक्शन हमने लेना है, इसका ये एक्शन लेना है।
लेकिन जो डीप इंटेलिजेंस में लोग हैं वो अभी भी यही बात कर रहे हैं कि जब ये अमेरिका ने कदम उठा लिया है, अब ईरान के पास ये बिल्कुल जवाब बनता है कि वो सेम चीज रिस्पॉन्स के तौर पे इसराइल के साथ ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसराइल ने पहल की, यूएस ने बीच में आके उनकी जो है वो किया। अब ईरान यूएस तो जाने से तो रहा, ईरान यूएस में जाके तो ये हमला नहीं कर सकता। ईरान क्या कर सकता है? ईरान इसराइल पे जाके ये हमला कर सकता है। अब मेरा आपसे ये सवाल बनता है कि लेट्स से जो ईरान के डिसीजन मेकर्स हैं वो ये फैसला करते हैं कि भाई अब हमने वो जो इसराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हम हमला करते हैं। आपके ख्याल से कितना क्लोज है हम इस चीज में कि अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो इसराइल उसका रिस्पॉन्स फिर किस लिहाज से देगा? क्योंकि इस वक्त इसराइल का जो डैमेज है वो बहुत प्रोपोर्शनली बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अभी कुछ मेरे पास डिटेल्स है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी से रिलेटेड, और उसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि जहाँ पे एक की इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि इसराइल जो है वो बड़ी खतरनाक इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में जाने लगा है। उसकी हम डिटेल्स जरा बाद में करते हैं, लेकिन जो असल सवाल है, लेट्स से कि ईरान फैसला करता है कि हमने इसराइल के ऊपर हमला करना है, आपके ख्याल से इसराइल उसका रिस्पॉन्स क्या देगा? देखिए, इसराइल के ऊपर तो ईरान रोज हमले कर रहा है और उसके बारे में मेरा यही ख्याल है कि ईरान के जो हमले इस वक्त इसराइल के ऊपर हो रहे हैं वो ज़्यादातर अब सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन के पास और इजरायलीज के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, जो उनका डेविड स्लिंग था, जो उनका एरो था, जो उनके आयरन डोम वगैरह, आयरन डोम तो खैर उसका नाम ही कोई नहीं ले रहा, जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिकन का, एजीज डिस्ट्रॉयर्स हैं अमेरिकन के पास, उनके अंदर जो मिसाइल्स है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके लॉन्चर्स अब खाली हो गए हुए हैं, क्योंकि ईरान ने इन कुछ दिनों के अंदर ही 400 से 500 मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल के ऊपर मारे हैं। अब 400, अब कल ही मैं एक बात सुन रहा था कि एक मिसाइल को रोकने के लिए इसराइलीज ने कम से कम 12 इंटरसेप्टर्स लॉन्च किए हैं। चलो ये तो एक मिसाइल हो गया, लेकिन अगर आप एवरेज भी लगा लें कि एक ईरानियन मिसाइल को रोकने के लिए इसराइलीज 2 से 3 भी ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, तो 500 मिसाइल अगर ईरान ने लॉन्च किया तो कम से कम 1500 इंटरसेप्टर तो अमेरिकन और इसराइलीज ने लॉन्च कर दिया। तो 1500 मिसाइल ये 4-5 दिनों में तो थोड़ी बन जाता। 1500 मिसाइल बनाने के लिए तो अमेरिकन कंपनीज तो खुश होंगी, रेथियन तो खुश होगा, और दूसरी तीसरी जो कंपनीज अमेरिकन हैं जिनका असला इस वक्त यूज हो रहा है इस जंग के अंदर, वो तो बड़ी ज़बरदस्त खुश होंगी और उनके जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि उनको तो टाइम लगेगा ये इंटरसेप्टर बनाने में। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इसराइल के ऊपर जो ईरानी हमले हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। ईरान ने जो इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी डिमोना के अंदर, वहाँ पे पहले भी उन्होंने हमले किए हैं, और मेरा ख्याल है कि ईरान और भी हमले कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सवाल ये बनता है कि क्या ईरान अमेरिका की गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो बेसिस हैं उनको हिट करेगा या नहीं करेगा। इसराइल को तो वो मार ही रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अब अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया है, क्या अमेरिकन को वो हिट करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखें, इसमें मैं आपको ना दो चीज़ें बताना चाहूँगा रिगार्डिंग गल्फ स्टेट्स। देखें, आपको हॉर्मस स्ट्रेट का पता है, जहाँ से दुनिया का 20% जो है ऑयल गुजरता है। हमारी गाड़ियों में, हमारी जितने भी चीज़ें हैं, बसेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट, उसमें ऑयल आपका उस रीजन से आता है, ठीक है जी बिल्कुल। अब ऐसे सोचें कि आप ऐसी राहदारी को ब्लॉक कर दें, ईरान ब्लॉक कर देता है, तो उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा किन मुल्कों के लिए? जो गल्फ स्टेट्स हैं, जैसे कि कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, कुवैत हो गया, जितने भी ये ऑयल कंट्रीज हैं, ये कहेंगे भाई ये हमारे खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर है। उसके अंदर जब आप एक एक्ट ऑफ वॉर जो होता है, जब उसे डिक्लेरेशन होती है कि भाई हॉर्मस स्ट्रेट बंद हो गया और आपकी इकोनॉमी जो है उसको अब हिट होगा, तो उसमें फिर यूएई, सऊदीया, ये सारे जितने भी मुल्क है ये इस चीज को तो सोचेंगे ना कि लेट से अगर हम इसका कोई रिएक्शन देते हैं ईरान की तरफ, तो उसमें होगा क्या? ईरान के लिए तो बहुत ईजी है कि वो तो ज्यादा ईजी ये है कि इसराइल से ज्यादा वो गल्फ स्टेट्स के ऊपर हमला कर सके। और अगर वो गल्फ स्टेट्स के ऊपर हमला करेगा तो उसमें चीजें क्या होंगी? आप इस तरह समझें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूएई का भी है, सऊदीया का भी है, कतर का भी है, बहरीन का भी है, कुवैत का भी है, इन सब मुल्कों का है। अब जहां पे आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा कि जो आपके लोग हैं, फॉर एग्जांपल, जारी बात है कुछ लोग होंगे जो हमदर्दी रखते होंगे ईरान के साथ कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आपके ख्याल से सोसाइटी में अनरेस्ट नहीं होगा? एक रीजन की जो वॉर होगी वो हो सकता है ग्लोबल वॉर की तरफ चली जाए। लेकिन अमेरिका ने तो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं किया बिल्कुल। कि इन गल्फ कंट्रीज के अंदर कोई अनरेस्ट होगा, कोई लोग जो हैं वो ये अपनी गवर्नमेंट्स को कहेंगे कि जी आप ईरान के हमले के अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने तो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं किया। उन्होंने तो अपने साथ B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो अमेरिका से उड़ाए और ईरान के ऊपर आके ये हैवीएस्ट बॉम्ब्स जो हैं वो फेंक दिए।
देखिए, मैं इसमें ना 2 चीज़ें समझता हूँ। अगर आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देते हैं, ये एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो गया। इसमें अब यूएस की जो पॉलिसी होगी वो ये होगी कि वो किसी तरीके से सऊदीया को, यूएई को, कतर को, इन सब मुल्कों को कहे कि आप हमारे साथ इस जंग में शामिल हो। और अगर ये मुल्क इस चीज़ का फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने इस जंग में शामिल होना है, तो फिर मुझे लगता है ईरान के साथ फिर दूसरे भी मुल्क हैं जो शामिल हो जाएंगे। जैसे कि मुझे जहां तक लगता है ऑन मेजर स्टेक रशिया भी इन्वॉल्व होगा और फिर चाइना भी इन्वॉल्व होगा। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि अगर आपने मैप पे देखा हो कि ईरान वाया ईरान, अगर आपने रशिया में एंटर होना हो तो बहुत छोटा सा एक कॉरिडोर है ब्लैक सी की लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे अजरबैजान और जॉर्जिया आता है। तो कल को रशिया इसको इस तरह भी तो देख सकता है कि ये मैं यूक्रेन में एंगेज हूँ, कल को एक नया कॉरिडोर खुल जाए जहां से मुझे साउथ से भी थ्रेट हो, तो मैं तो इस तरह मुश्किल में हो जाऊंगा। तो अभी ईरान की जो रिजीम है, करंट रिजीम है, बेशक उसके रशिया के साथ लेट से आप कहें कि इतने मामला उस तरह सॉलिड ना हो, लेकिन वो ये अब चाहेगा कि चूंकि ये मेरी थ्रेट बन सकती है, एक नया फ्रंट खुल सकता है, तो वहां पर मुझे जो है इस वक्त ईरान की बैकिंग करनी पड़ेगी। उस सूरत हाल में आई थिंक रशिया फिर और इस जंग की कह लें कि थिएटर के अंदर एंटर हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये रशिया ही डिस्क्लोज करेगा डिपेंडिंग अपॉन के ईरान की कहाँ कहाँ पे जरूरियात है। बहरहाल ये तो हो गया एक एस्पेक्ट हॉर्मुज स्ट्रेट का और गल्फ। मेरा जो असल सवाल था, जो मैं जिस चीज के ऊपर आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसकी रीजन भी ये थी क्योंकि अब जो लोग जो डिस्कशन जो चल रही है ना, वो ये चल रही है कि क्या ये हम एक न्यूक्लियर वेपन को इस फ्रंट पे या इस थिएटर में चलता हुआ देख सकते हैं। क्या इसराइल कल को अगर लेट से, जैसा आपने बताया है कि ईरान ने उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करने की कोशिश भी की हुई है, लेकिन जब 3 न्यूक्लियर साइट्स पे आपके हमला कर दिया जाए और अब आपके पास जवाब भी हो कि आपने रिटेलिएट करना है, तो उस सूरत हाल में लेट से ईरान जो है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करता है और ईरान को इसी तरह वो डैमेज पहुंचाता रहता है, इसी तरह ही उसके ऊपर प्रेशर डाली रहता है। क्या आपको लगता है कि इसराइल का कोई कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पॉइंट होगा? देखें, ये तो बातें इस वक्त चल ही रही हैं। यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि ये जो फोर्दो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, इसको आप किसी भी GBU-57 से पेनिट्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियर वेपन ही मारना पड़ेगा, और ये बातें बड़ी आसानी से जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हो रही हैं कि हमें यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन मार के जो है पूरे एरिए को, वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल एक सीधा मैदान कर देना चाहिए, कि इस पूरे एरिए को ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो अमेरिकन और इजरायलीज के लिए तो ये बड़ा आसान है। देखें, वो पूरी दुनिया को अगर इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, अपना जो पूरी दुनिया के अंदर जो नैरेटिव्स हैं उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एटम बॉम्ब भी मार सकते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई हमें चीज़ इस वक्त ये सोचनी भी चाहिए कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये ऐसा कर जाएंगे। इनके लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। चले, अब लेट से अगर हम वॉर गेमिंग कर ही रहे हैं और हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि इसराइल चूंकि वो ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, क्योंकि उसके बड़े शहर जो है तबाह हो रहे हैं, उनकी पोर्ट्स जो है वो तबाह हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कह लें कि अब ऐसी सिचुएशन में चल गई। अब आप खुद सोचें कि मैं आपको उनकी इकोनॉमी के, आपको जैसा मैंने बताया था कि मैं कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा कि उनकी इकोनॉमी का इस वक्त क्या सिचुएशन जा रही है। देखिए, इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इकोनॉमी सब चीज़ें डिटर्मिन करती है कि आप उससे क्या जंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आप उससे अपनी रोजाना रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो आपकी कितनी उससे इफेक्ट होती है। अब ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 14% डाउन हो गई है इन 2 हफ्तों के अंदर। करेंसी जो है उनकी शेकल हैज ड्रॉप 8.5% अगेंस्ट यूएसडी। सेंट्रल बैंक ने भी इंटरवेंशन की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शेकल जो है इस वक्त वो गिरता जा रहा है। इसराइल की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का पार्ट है वो उनकी टूरिज्म है। एयरलाइंस जो है उन्होंने फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। 90% ड्रॉप आ चुका है उनकी टूरिस्ट की ट्रैफिक का। डिफेंस बजट के बारे में बताया जा रहा है कि इमरजेंसी इंक्रीज किया गया है $8 बिलियन का आखिरी 30 दिनों के अंदर। उससे आगे बिजनेस क्लोजर्स 15,000 प्लस जो छोटे कारोबार हैं वो टेम्पररी शट कर दिए गए हैं, जो कि परमानेंट भी हो सकते हैं। उसके अलावा बॉन्ड रेटिंग्स, मूडीज एंड फिच जो है उन्होंने इशू किया है नेगेटिव वॉच वार्निंग्स, यानी कि इसराइल की जो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो नेगेटिव में जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो उनके अनएम्प्लॉयमेंट है, जाहिर बात है जब एक खिते में जंग होती है, अब आप गाजा का देख लेना, गाजा में क्या है उधर जिंदगी कुछ भी नहीं है। वहां पे आपके हाथ से लोग क्या सुबह के जॉब्स पे जाते होंगे, जॉब्स तो है नहीं, शहर ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है करने को, तो उधर कौन सी जॉब्स होंगी। तो इसी तरह इसराइल में भी जैसा कि बमबारी हो रही है, ईरान अगर इसी तरह लगा रहा तो एक पॉइंट आएगा कि वहां पे बड़े बड़े ले ऑफ्स होंगे, स्पेशली जो सेक्टर वो बता रहे हैं हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और पोर्ट सेक्टर में। तो ये इसराइल जो है कितनी देर इसको टॉलरेट कर सकता है?
इसराइल की भी एक पॉइंट आएगा जहां पे वो उसको इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि अगर ये मेरी तरफ ही डैमेज आता रहा तो एक पॉइंट आएगा कि जहां पे वो एक फैसला लेगा कि हम जो है ये बड़ा हमला कर दें। देखिए वहां पे इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं, मोस्टली इस वक्त जो इजरायलीज हैं वो तो इसराइल से भाग गए हैं और भाग रहे हैं और खुशी से भाग रहे हैं। वो वहां पे उनकी जो है वो एक कहते हैं ना कि वो उनका बबल बस्ट हो गया कि जी ये हमारा लैंड था, ये हमारी जगह थी, हम इसके 4-5 हज़ार साल से जो है वो इसके वारिस हैं और ये है वो है। तो अगर आपकी जगह थी तो आप यहाँ पे रहे क्यों नहीं, यहाँ से गए क्यों, अभी आप यहाँ से क्यों भाग रहे हो? जिनका वो गजा जिनका है वो तो अपने टूटे घरों में भी रहते हैं। तो वो तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। इकोनॉमी ठीक है, अगर ख़राब हो भी रही है वो होगी, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो इन मिज़ाइलों से नहीं पड़ेगा, वो इस चीज़ से पड़ेगा उनकी इकोनॉमी के चलाने के लिए, उनके बिजनेसेस को चलाने के लिए, उनके जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें उनको चलाने के लिए जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वही इसराइल से भाग गया, तो इकोनॉमी क्या चलेगी? वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं समझता हूँ कि वो और ज़्यादा ख़राब होगी। ये एक तो फैक्ट हो गया। अब लेट से हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे आता है जहां पे वो यूएस को प्रेशर करता है कि आप फुल स्केल इन्वेजन करें। अब वहां पे मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि ट्रंप ने इस फैक्टर को अपनी इक्वेशन में डाला है। सबको पता है कि ट्रंप ने जो ये फैसला लिया है वो किस प्रेशर के तहत लिया है, और हम सबको पता है उस नाम का, एप्स्टीन। सारे आप लोग जानते होंगे, इस नाम से फेमिलियर होंगे कि एकदम ट्रंप जो एक बैंड वैगन पे आया था कि जी मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इसलिए ही जीतना चाहता हूँ कि मैं कोई जंग नहीं करूंगा, कोई जंग मैंने करनी नहीं है, मैंने अमन फैलाना है, मैं अमन का सिपाही हूँ। और इस तरह के नैरेटिव पे आके उसने इलेक्शन जीता और अपने सपोर्टर्स को खास तौर पे कहा कि भाई हमने जंग नहीं करनी, हमने दुनिया में जितनी भी जंगें हैं उनको बंद करना है, स्पेशली जहाँ पे अमेरिकन फुटप्रिंट है। लेकिन ट्रंप ने अब ऑपोजिट कर दिया है। वो क्यों किया है आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सब समझदार हैं कि एप्स्टीन क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि जो एप्स्टीन एक नाम है उसमें ट्रंप का क्या रिलेशन है। लेकिन लेट्स से ट्रंप को एक टेबल पे उसकी एक रिपोर्ट आती है और जहां पे कहा जाता है कि जी प्रेशर है कि आप अब ईरान के ऊपर इन्वेजन करें। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या उस सूरत हाल में क्या ईरान जो है, जो यूएस के जो एसेट्स हैं इन पर्शियन गल्फ, स्पेशली इन गल्फ स्टेट्स में, क्या उसके ऊपर फिर वो ईरान क्या हमला कर देगा? देखें, सबसे पहली जो एप्स्टीन वाली बात है ना, वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसको आप कभी भी किसी भी जगह पे जाकर प्रूव नहीं कर सकते। ये जो एस्पियोनाज होते हैं, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, ये तो होता है। अब एप्स्टीन की जो कहानी है वो बिल्कुल ऐसी है। उसने दुनिया के बड़े बड़े जो अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उसको उसने काबू में किया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। एप्स्टीन का एक फैक्टर हो सकता है कि उसने, लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बाकी जो सवाल है कि क्या वो गल्फ कंट्रीज पे हमला करेगा, ये तो अब सुनने में यही आ रहा है कि जो ईरान की पार्लियामेंट है उसने को बड़ा फैसला ले लिया और उसने कहा है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद करने जा रहे हैं, और ये डेफिनेटली एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसके अंदर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। लेकिन गल्फ कंट्रीज अब कहना बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त वैसे तो देखा जाए तो सारे ही अमेरिका के साथ हैं, और अगर सारी अमेरिका के साथ हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैंने अभी तक आपके सामने दो सिनारियोज रखे हैं और आपने मुझे इन दोनों सिनारियोज के बारे में कुछ जो आपकी राय है वो आपने। फर्स्ट सिनारियो ये है, लेट्स से ईरान जो है उसके ऊपर हमला का जोर, या कहने कि यूएस इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एंड इन दैट ईरान जो है डिसीजन लेता है कि जो यूएस के एसेट्स हैं गल्फ स्टेट्स के अंदर, हम उनके ऊपर एक्शन लेने लगे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ जो यूएस के जो एसेट्स हैं, यानी यूएस की जो बेसिस हैं, उनके ऊपर वो अपना एक्शन लेते हैं, बट नॉट ऑन दी अदर, मतलब यूएई के एसेट्स के ऊपर नहीं, सऊदी अरेबिया के एसेट्स के ऊपर नहीं, कतर के एसेट्स के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूएस के एसेट्स के ऊपर। उस सूरत हाल में जो मेरा आपसे क्वेश्चन बनने लगा है, सऊदीया, यूएई और कतर जो है वो क्या डिसीजन लेंगे कि हमें अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए यूएस के साथ? मेरा नहीं ख्याल कि वो लेंगे, और मेरा ख्याल है कि सऊदी और यूएई से पहले ईरानियंस जो हैं वो इराक के ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे। इराक के अंदर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो मेरा ख्याल है कि पहले उनका निशाना वो होंगी। सऊदीया और जो यूएई है उनकी बारी शायद ना आए, अगर आए तो बड़ी लेट आए। चलें, अब मेरा दूसरा सिनारियो आपके सामने मैं लाने लगा। लेट्स से हॉर्मुज स्ट्रेट वो ब्लॉक करते हैं और अब हम देखेंगे कि कतर से, सऊदीया से, जारी बात है जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और एक कह लें कि डिप्लोमेट्स की टीम जो है वो ईरान जाएगी, जाके उनसे बात करेंगे और जारी बातों से
कोशिश यही करेंगे कि इस चीज़ को ठंडा किया जाए। लेकिन क्या ईरान इस पोजीशन में वो इस चीज़ को कबूल करेगा कि मामला ठंडे हो जाए? क्या ईरान इतना डैमेज ले लेगा कि 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हो जाए और आप उसको कहा जाए कि आप खामोश हो जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके देखे ना, अब अमेरिका ने खुद उस पर हमला कर दिया, तो ईरान क्यों खामोश हो? ईरान तो इस वक्त विक्टिम है, वो तो खेलेगा, वो तो अपना ये विक्टिम कार्ड भी खेलेगा। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ईरान की जो सबसे जो उसका ट्रम्प कार्ड है ना, वो अभी तक ईरान ने यूज़ नहीं किया। ठीक है, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, डैमेज है, लेकिन ईरान का जो ट्रम्प कार्ड है वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को अब शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक्टिवेट करने से पहले, यानी कि जो उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो कार्ड है, कि अगर वो उसको बंद कर दे तो इससे पहले भी जो है मेरा ख्याल है कि ईरान हिजबुल्लाह को एक्टिवेट करेगा। एक बात आप जेहन में रखें कि आपका क्या ख्याल है, हिजबुल्लाह के पास कितने ज़्यादा जो है वो रॉकेट्स और मिसाइल्स वगैरह? एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 70,000 से ज़्यादा जो है वो उनके पास रॉकेट्स और मिसाइल्स जो है वो पड़े हुए। इतना ज़्यादा उसने जो है वो उधर असला जमा किया हुआ ईरान ने। जब आपको पता है कि ये बशारुल असद की हुकूमत थी सीरिया के अंदर, तो उस वक्त ईरान के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि लबनान में असला जो है वो भेजना। अब तो खैर वहाँ पे रिजीम चेंज हो गया हुआ है, तो वो भी इसीलिए किया गया था कि ताकि ईरान का लबनान के साथ जो ज़मीनी रास्ता उसको काटा जाए। लेकिन ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए इतना ज़्यादा असला जो है वो इकट्ठा कर दिया हुआ है कि अगर हिजबुल्लाह वो सारे का सारा चला दे, इसराइल का तो कुछ नहीं बचेगा। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ईरान अपनी जो उसकी प्रॉक्सीज है ना, जो उसने बनाई हुई है, जिनको उसने असला प्रोवाइड किया हुआ है, वो उनको एक्टिवेट करेगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर बात है ईरान जितने भी अपने एसेट्स हैं उनको वो यूटिलाइज़ करेगा, जहाँ पे उसको एडवांटेज होगा उन चीज़ों को वो आप कह लें कि वॉर थिएटर के अंदर वो शामिल करेगा। मैं आपसे एक चीज़ बात करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। हमले से मुराद ये कि जो उनके जनरल्स को उन्होंने मारा, जो नेगोशिएटिंग टीम थी उनको ख़त्म किया और फिर नई जंग का आगाज़ शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ईरान ने जैसा तेल अवीव के ऊपर हमला किया, हाइफा के ऊपर हमला किया, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हुआ कि ट्रम्प क्या उसमें आएगा या नहीं आएगा। देखते ही देखते एक होती है ना, एक वर्ड को कहते हैं स्केप्टिज्म, यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये चीज होगी। ऑन थियोरेटिकल बेसिस पे देखा जाए तो आपको लगता है कि थ्योरी के हिसाब से हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हो गया है। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये हमला बहुत थोड़ा है, छोटा है, इतना उसका वो कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेट्स से हम थोड़ा हो या ज्यादा हो, हमला हो गया है। अब जब हमला हो गया है तो चीजें डेवलप होती नजर आ रही हैं। अब किसी ने ये भी हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि कुछ होता है ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। लेकिन अब जब हुकूमती ऐलान हुआ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसको बंद कर दिया गया है, तो इसका मतलब चीजें डेवलप होती नजर आ रही हैं। अब इसी तरह अब थियोरेटिकल सेक्शन में अगर हम देखें तो अब हमारे जो सवाल हैं कि क्या ईरान गल्फ स्टेट्स के अंदर जो यूएस एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला करेगा। मुझसे अगर आप रेशियो में पूछें तो मुझे लगता है कि ये अब चला गया है ना होने से 40-60% के रेशियो पे चला गया है। ईरान का जोर अभी भी इसराइल के ऊपर ही रहेगा, इसराइल को ही वो टारगेट करेगा। लेकिन लेट्स से इसराइल का जब एक प्रेशर पॉइंट है, जब वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर उतना ही वो यूएस से कहेगा कि आप इसके बीच में आए, हमें बचाएं और कुछ करें। और जैसे ही यूएस इसके अंदर दोबारा इंटरवीन करेगा, दोबारा इसके ऊपर जो है प्रेशर डालेगा, देन आई थिंक वो जो बात है कि क्या ईरान जो है यूएस एसेट्स के खिलाफ एक्शन लेगा गल्फ स्टेट्स में, उसके इम्प्लीकेशंस बढ़ जाएंगे। जो मेरा सवाल था आपसे वो ये था कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की हम वर्ज पे हैं? ये तो अब सीधी बात है, देखें, वर्ल्ड वॉर 3 अगर होनी है तो वो ईरान बेचारे ने नहीं करनी। वो करनी है तो वो उसके अंदर पुतिन का किरदार होगा, वॉशिंगटन का किरदार होगा। ये तो दो बड़े प्लेयर्स की जो है वो गेम है। वर्ल्ड वॉर 3 को हम जैसे छोटे ममालिक जो है वो तो नहीं चला सकते ना ही ईरान चलाएगा, ना ही जो है वो मेरा हाल है इसराइल की औकात है। इसराइल को तो ईरान ने बांध दिया है। अब ये तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि पुतिन इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या वो बीच में इंटरवीन करेगा? मैं आपको ना एक वॉर गेमिंग बताता हूँ, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे हो सकता है। आपको पता है कि आपने ही एक बार मेंशन किया था कि जो एक इसराइली जान होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इजरायलीज कहते हैं कि हमारा एक बंदा और बाकी दुनिया का 100 के बराबर है। वो बिल्कुल ऐसे ना वो हॉस्टेज बनने देते हैं अपने किसी बंदे को, और अगर कोई आप उनका बंदा कोई भी मर जाए, कोई किसी तरीके से भी, तो वो कहते हैं हमारा एक मरा, हम 100 मारेंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है। अब लेट से अमेरिका जो है, यूके जो है, फ्रांस जो है, जिस तरह की उनकी हुकूमतों ने कहा, इवन जर्मनी ने भी कह दिया है कि हम हर मोड़ पर, हर पॉइंट पर हम इसराइल के साथ खड़े हैं। नाउ जब वो ये बात कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने हर चीज़ उनकी तरफ अपनी जो है वो देनी होती है, जिसमें मोस्टली होता है अपने एसेट्स भी उनको देने होते हैं। क्या आपको इस बात का पता है कि उनकी जो एसेट स्पेसिफिक में थे, उन्होंने उनको डाइवर्ट करके इसराइल की तरफ भेज दिया है? पैसिफिक से तो नहीं, लेकिन यूरोप से जो अमेरिका के जो एसेट्स थे ना, खास तौर पे वो उन्होंने ज़रूर मिडिल ईस्ट भेजे हैं। पैसिफिक से भी भेजे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। लेट्स से यहाँ पे एक और थिएटर खुलता है जहाँ पे ईरान जो है वो फुल जो है गल्फ स्टेट्स के अंदर रहता है, और यूएस को अपने एक दो एसेट्स और पैसिफिक से बुलाना पड़ जाता है। क्या वो एक चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी ताइवान को बचाने के लिए? मैं चाइना जो है ना, वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है। उनके साथ उनको सिर्फ कारोबार से ताल्लुक है। आप उनके साथ इस वक्त जो भी मामला था, क्योंकि चाइना बिल्कुल ही जो है वो किसी चीज़ में बोलता ही नहीं है, और उनका जो रिस्पांस है वो बड़ा ही ठंडा किस्म का है। सीधी मैं आपको बात बताऊं, अगर अमेरिकन को या यूरोपियंस को या वेस्टर्न कंट्रीज को कोई बंदा लगाम डाल सकता है, तो वो मुझे सिर्फ रशिया की सूरत में पुतिन ही नजर आता है। चाइनीज जो है वो ठंडे लोग हैं। लेकिन चाइनीज के जो अलायंसेस हैं, जो चाइनीज के पार्टनर्स हैं, आपके ख्याल से क्या वो रशियंस नहीं हैं? क्या वो ईरान नहीं है? क्या वो ये मुल्क नहीं है जो उसके कह लें कि क्लोज हैं और जो उससे क्लोजली एसोसिएटेड हैं? और जब आपके क्लोजली एसोसिएटेड पार्टनर्स जो होते हैं उनके लिए थ्रेट होता है, तो आपने किसी न किसी सूरत हाल में उनके लिए हेल्प करनी थी। अब पाकिस्तान को ही ले लें, ये जो लास्ट जो एपिसोड हुआ है इंडिया के साथ, ठीक है चाइना की फोर्सेस नहीं आई, चाइना की कोई चीज़ें नहीं आई, लेकिन चाइना ने किसी भी तरीके से पाकिस्तान की हेल्प जरूर की है, क्योंकि पाकिस्तान उनका एक एसोसिएटेड पार्टनर है। उस सूरत में ये भी मैं थोड़ा सा जो है ना, इसमें थोड़ा सा वो करूंगा, जिसको कहते हैं डिसएग्री करूंगा। चाइना ने हमें ऐसा, मतलब ठीक है असला तो हमने उनका यूज़ किया है, J-10 जहाज है, PL-15 है, लेकिन वो यूज़ हमने किए हैं। चाइनीज़ ने तो अपनी चीज़ बेचनी है। बात फिर वही बिजनेस की आ जाती है कि उन्होंने अपनी चीज़ बेचनी है। बेचने के लिए उनको पाकिस्तान से बेहतर और कौन सा कंट्री है, जिसको ज़रूरत भी है, जिसको वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दे देते हैं, और पाकिस्तान उसको ले लेता है कि ठीक है जी आज चीज़ ले लें, 10-11 साल के बाद पैसे दे दें, तो पाकिस्तान को तो वो चीज़ मिल जाती है। और पाकिस्तान अच्छे, और फिर चाइनीज़ इस वक्त जो माल है वो ठीक भी बन रहा है, उसकी एक क्वालिटी भी है, तो पाकिस्तान के लिए तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और चाइना के पास भी पाकिस्तान के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। कौन इस वक्त चाइना का माल जो है वो परचेज कर रहा है एज सच इस वक्त? अब इस एपिसोड के बाद, इंडिया पाकिस्तान के एपिसोड के बाद, बहुत सी कंट्रीज उसमें इंटरेस्टेड हुई हैं, और उनको पता लगा कि चाइना का जो माल है अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो वो क्वालिटी की चीज़ है। लेकिन उससे पहले तो पाकिस्तान के अलावा कोई और उनका चीज़ जो है वो परचेज ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर लेट से यूएस के जो एसेट्स हैं वो पैसिफिक से, जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वहां से एक दो हटते हैं, तो चाइना, आपने ऐसा कहा है कि वो दूसरों के मामलों में एंटर नहीं होता, लेकिन वो अपने मामलों में जरूर इंपॉर्टेंस देता है। तो ताइवान उसके लिए इंपॉर्टेंट मामला नहीं है? तो आपके ख्याल से वो ताइवान के ऊपर मौका नहीं उसको अच्छा मिलेगा कि देखिए अब यूएस के जो एसेट्स हैं वो मिडिल ईस्ट की रीजन में जा रहे हैं, और ये अभी मुझे एक विंडो मिल रही है, बड़ी अच्छी विंडो मिल रही है। वो प्रैक्टिस मतलब कह लें एक्सरसाइजेस भी करते रहते हैं। उनकी एक वो कह लें कि एक थिएटर, उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिएटर है कि जहां पे वो समझते हैं कि ताइवान इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके ख्याल से उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी टू डाइव इन? नहीं, ताइवान जो चाइना ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, चाइना की, चाइना ने ताइवान अगर लेना ना तो उसने वो बगैर कोई गोली फायर किए लेना है। ये भी आप मेरी बात लिख लें। उसने अगर ताइवान लेना है, या तो वो स्टेटस को जो है वो बरकरार रखेगा, ताइवान को वो ये बताता रहेगा कि देखो तुम मेरा हिस्सा हो और ये मेरा कंट्री है। लेकिन अगर उसने ताइवान को कभी लेना हुआ ना, तो वो काइनेटिक नहीं जाएगा, यानी कि वो को हमला वगैरह नहीं करेगा। वो ताइवान को और तरीकों से लेने की कोशिश करेगा, हमले से लेने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे हांगकांग का मामला, ऐसे समझ लें, जैसे हांगकांग समझ लें। वो लड़ेगा नहीं ताइवान के लिए, ना ताइवानियों को, क्योंकि ताइवान के अंदर उसकी जो गोल्ड माइंस है, क्योंकि ताइवान के अंदर उसकी गोल्ड माइंस पड़ी हुई है, ठीक है, आपको भी पता है TSMC वहां पे ऑपरेट कर रही है, तो TSMC को वही तबाह कर देगा, तो वो अपनी तरक्की के बारे में क्या करेगा? सारी दुनिया की तरक्की जो चिप्स के जरिए से हो रही है, जो आपके कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, उनके लिए जो चिप्स है वो सारी की सारी तो ताइवान में बनती हैं, वो TSMC बनाता है। वो TSMC बर्बाद कर देगा, उस पर बम फेंक देगा, तरक्की कैसे करेगा चाइना? उसको तो उसने हासिल करना है, वही तो उसका क्राउन जूल है, उसको वो खराब तो नहीं करेगा कभी भी। चले, मैं आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि चाइना के अंदर एक ये एस्पेक्ट है कि वो इस चीज़ को जरूर समझते हैं कि जो चीज़ बातों से हो सकती है उसके लिए लड़ाई जरूरी नहीं होती। मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि जारी बात है कि हमने एक वॉर गेमिंग के अंदर एक पॉइंट पे आना होता है। लेट्स से
ईरान इज़ बाय इटसेल्फ। लेकिन हमने सुना है कि व्लादिमीर पुतिन ने ये बयान दिया है कि एक न्यूक्लियर साइट है ईरान की, नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे 250 उनके लोग हैं जो उधर बेसिकली इस वक़्त मौजूद हैं। बुशेर जी, शायद। बुशेर जी, बिल्कुल। तो उसने ये बात की है कि हो सकता है मैं वहाँ पे उसकी तादाद 600 कर दूँ। अब वो किस सिनेरियो में है, ज़ाहिर बात है साइंटिस्ट होंगे या कोई लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। मेरा आपसे सवाल ये बनता है कि लेट्स से ये एक चीज़ है जहाँ पे हमें नज़र आती है कि इन सम एस्पेक्ट ईरान इसके रिस्पॉन्स को एनहांस करता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। कहीं न कहीं एक पॉइंट तो आएगा कि आइदर ईरान को वो लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी या तो ईरान को भी फिर एक पॉइंट पे आके खामोश होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ईरान का वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो खामोश होगा या वो इसको एक्सीड करता हुआ जाएगा? देखिए, इस वक्त तक जो जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ईरान जवाब देगा। ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि ईरान जवाब देगा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है अब ईरान के लिए डू और डाई वाला मसला हो गया हुआ है, क्योंकि वो भी इतना आगे चले गए हुए हैं और कि वो अब पीछे नहीं हट सकते। अमेरिका हमला करेगा तो वो भी हमला करेंगे। वो मेरा ख्याल है कि किसी तरीके से इसी तरह से ये बात मनवाना चाहता है कि भाई आप मेरे साथ आके टेबल पर बैठें और आप ज़बरदस्ती मुझसे कोई बात नहीं मनवा सकते। ईरान आज भी कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। वो कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे। वो इसमें कोई इबहाम छोड़ ही नहीं रहे। वो कहते हैं आपके दिमागों में आप एक झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह आपने लिबिया के साथ झूठ बोला कि वो केमिकल वेपन्स बना रहा है, जिस तरह आपने इराक को तबाह किया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। वो कहता है हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे, आप हमारे साथ जो बात करनी है वो बैठ के करो। तो लेकिन जो लग रहा है ना, वो ईरान ज़बरदस्ती तो नहीं मानेगा, ज़बरदस्ती तो नहीं वो मान रहा और ना मानेगा। लग ऐसे ही रहा है। वो उसके पास भी कोई ऐसी चीज़ें हैं। अब अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का कह रहा है तो देखें इसके पीछे उसकी कोई स्ट्रेटेजी होगी। उस देखें, तबाही तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आप जंग करते हैं तब तबाही तो होती है, आपकी भी और अगले की भी। तो ये है कि आपने अगले को जो है वो मनवाना है या खुद मान जाना है। मेरा ख्याल है कि वो अब फैसला कर चुका है कि ज़बरदस्ती आप मुझसे कुछ नहीं मनवा सकते, बैठ के बात कर लो तो वो एक अलग बात है। तो उस सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा वो इसराइल को होगा। और जब हम इस सिचुएशन में आते हैं तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है और मैं पिछले 2 दिनों से इस चीज़ के ऊपर फॉलो कर रहा हूँ। मोस्टली जो लोग हैं जो डीप इंटेलिजेंस और मतलब जो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो एक बात ज़रूर पे अब ये इस पे कह लें इम्पोर्टेंस देना शुरू हो गए हैं कि हो सकता है अगर इसराइल के ऊपर और प्रेशर आया तो वहाँ पे इसराइल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एटम बम को यूज़ करें। यहाँ पे मेरा जो आखिरी सवाल बनता है आपसे, लेट्स से हाइपोथेटिकली हम एक बात कर रहे हैं, ऐसा अगर होता है इसराइल जो है वो एटम बम यूज कर लेता है ईरान के ऊपर, आपको क्या लगता है कि उसके बाद क्या पॉसिबल लग रहा है आपको ये होता है? क्या रशिया फिर यूक्रेन के ऊपर एटम बम नहीं चलाएगा? देखिए, वो तो बात आपकी ठीक है। वो तो फिर एक वो जस्टिफिकेशन मिल जाएगी ना रशिया को। पिछले 2-3 सालों में जब से रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही थी तो बहुत ज़्यादा ये ख्याल किया जा रहा था। कई मौके ऐसे आए कि ये समझा ये जा रहा था कि रशियंस जो हैं वो कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पे चला देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं चलाया, उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाई। इस वक्त क्या है, आप अगर ईरान के ऊपर इसराइलीज मार देते हैं तो पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ जाएगा, नॉर्थ कोरिया पे प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत से कंट्रीज पे प्रेशर बढ़ जाएगा और एक उसको पंजाबी में कहते हैं ना, नया कटा खुल जाएगा। वो नया ही कटा कोई खुल जाएगा जो कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारी भी समझ से बाहर हो जाएगा। यही बात थी, मैंने इसी चीज़ के ऊपर करना था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मज़ा आया होगा पॉडकास्ट का। इसी तरह ही हमारी कोशिश होती है कि जितने भी डेवलपिंग मैटर्स होते हैं उसके ऊपर जो है इसी तरह की कह लें कि क्वेश्चनिंग हो और उसको स्क्रूटनाइज किया जाए और देखा जाए कि क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं। ऑल्दो रियल लाइफ में जंग जो है वो एक बुरी चीज़ है, लेकिन मामला ऐसे हैं दुनिया में कि जहाँ पे आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर दोबारा हम आएंगे। तो अगर हो सके प्लीज़ लाइक हो सकते